बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। आधा खानदान समाजवादी को सपोर्ट कर रहा है, कुछ भाजपा को कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कभी अपने घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। अखाड़ा में आज बात सियासी अंगने में ससुर वर्सेस बहू की। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में ससुर और बहू आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करने वाले आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान अपने घर में ही घिर गए हैं। उनकी बहू ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तौकीर रजा खान की बहू ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तौकीर रजा की बहुत निंदा की है और उनकी बहू निदा खान का ये आरोप है कि उन्होंने अपनी ही बहू को कभी इंसाफ पाने में मदद नहीं की। निदा खान ने आरोप लगाया कि तौकीर रजा महिलाओं का सम्मान नहीं करते और प्रियंका वाड्रा का समर्थन करना उनकी राजनीति है। निदा खान ने आरोप लगाया कि 3 तलाक की वजह से उनको कोर्ट के धक्के खाने पड़े, लेकिन शिकायत करने के बाद भी तौकीर रजा ने कभी उनका साथ नहीं दिया। साथ ही निदा खान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अन्याय करने के आरोप लगाते हुए बीजेपी और योगी सरकार का समर्थन भी कर डाला। देखिए, जो आदमी अपने घर की बहू के साथ इतना गलत कर सकते हैं तो वो मतलब दूसरी कम्युनिटी या हम कह सकते हैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो उस खानदान में पैदा हुए तो उनके हाथ में सब कुछ है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार वो चलाएंगे, सरकार इन्हें नहीं चलाएगी। अगर हम कोई बात भी मतलब जब ये सब चल रहा था मेरा मामला, तो अगर मैं इनसे नहीं डरी तो इन्होंने फतवों का इस्तेमाल करा। ऐसे फतवे तो शायद ही कोई सुनता होगा। उस फतवे में इन्होंने ये लिख के दिया कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे मौते में कोई मतलब कोई शामिल ना हो। मैं बीमार पड़ूं तो कोई मेरी दवाई ना करे, और अगर क्या कहते हैं मुझसे जो मिलेगा उसका भी बॉयकॉट करे। मतलब सोसाइटी से बॉयकॉट करना एक बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में। जो आदमी एक महिला के लिए इतना गिर सकते हैं, इतनी तुच्छी सोच रख सकते हैं कि उस पर फतवा तक लगा दे, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए क्या बड़ी बात है। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि तौकीर मियां किसी पार्टी को समर्थन देने लायक ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका समर्थन कोई क्यों लेना चाहेगा। जो अपने घर में ही बैलेंस बना के नहीं चल पाए, वो आगे मतलब क्या करेंगे, किसी पार्टी का क्या भला कर सकते हैं। बीजेपी से समीर सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सलमान निजामी हमारे साथ हैं। आप बताइए सलमान निजामी, क्या कहेंगे? इनका तो वहां पे स्वागत हुआ है जिनका कैंपेन है लड़की हूं लड़ सकती हूं। देखिए, घरेलू ये मसले हैं, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, भाजपा उत्तर प्रदेश में हार रही। अब ये पारिवारिक लड़कियों को सामने लाके उनका जिस तरीके से बयान दिलवाना उनके खिलाफ, और ये रजा साहब जो है इन्होंने स्टेटमेंट साफ कर दिया था कि भाई अगर मेरे खिलाफ मैंने कोई ऐसी बात बोली है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा हार रही है। आप इन पे बेरोजगारी पे सवाल करेंगे तो ये हिंदू मुसलमान मुद्दा सामने लाएंगे। विकास की बात करेंगे हिंदू मुसलमान, चाइना पे बात करेंगे हिंदू मुसलमान, नौकरी पे बात करेंगे यहाँ हिंदू मुसलमान कहाँ है सलमान निजामी? यहाँ तो बहू और ससुर की बात है, ये तो खानदान की बात है। और यहाँ पर आप ये भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 48% 49% जो वोट शेयर है वो महिलाओं का है। और ये जो ब्रेकअप है ये तो अक्रॉस कम्युनिटीज है, हर समुदाय में यही ब्रेकअप है। तो क्या 49% महिलाओं की बात नहीं सुनी जाए? क्या निदा खान की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? निदा खान ने क्या कहा कि भाई उनके ससुर
तौकीर रजा खान जो अपने ही घर में इंसाफ नहीं कर पाए, वो कहने को तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या ऐसे फतवे जैसे जारी किए गए, क्या आप उन फतवों से इत्तेफाक रखते हैं सलमान निजामी? देखिए, रिश्ता जब है ही नहीं तो अब वो बाहर क्या स्टेटमेंट दे, वो हम पारिवारिक, वो रजा साहब से आप पूछिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमान औरतों को कब्रों में से निकाल के उनके साथ बलात्कार करिए। और ये लोग या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन लोगों का सपोर्ट करते हैं जिनको 3 तलाक देकर के घर से बाहर किया गया हो और उनको कहा गया हो कि ये नहीं होना चाहिए, या फिर मुसलमान महिलाओं को फिर सीए के आंदोलन में जेलों में डाला। किन महिलाओं की लिंचिंग की गई, किन महिलाओं को जेलों में डाला, बताइए। जो कानून तोड़ेगा वो बात अलग है, लेकिन जिसके साथ नाइंसाफी होगी उसके साथ इंसाफ करना क्या गलत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का जहां पर ये स्लोगन है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़कियों के लिए लड़ेंगे, अब एक निदा खान आकर कहती हैं कि जिसको आपने पार्टी में शामिल किया है उसने मेरे साथ ही इंसाफ नहीं किया। देखिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है, उन्होंने सपोर्ट किया है। बहुत से लोग बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। और भाजपा जो है, भाजपा के विधायक जो है बलात्कारी जो है उन्नाव का रेप केस आपके सामने है। और मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो तो खुलेआम ये मुसलमानों के लिए कहते हैं कि अगर एक हिंदू का कत्ल किया तो 1000 मुसलमान मरेगा। ये मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने केस जो हैं उन्होंने आप बताइए, हम तो परिवार पूछ रहे हैं, मुसलमान विद इन मुसलमान की बात कर रहे हैं। एक मुसलमान औरत का किसी एक और मुसलमान ने किस तरह से नाइंसाफी की है ये पूछ रहे हैं। आज हिंदू मुसलमान अब आप कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूं, ना ही कोई और कर रहा है। अच्छा एक मिनट सलमान, यहाँ निदा खान का एक और आरोप है कि तौकीर रजा अपनी बहू को इंसाफ नहीं दिला पाए तो औरों के लिए क्या खड़े होंगे। उनका दावा है कि तौकीर रजा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। रिसेंटली तौकीर मियां के कुछ इंटरव्यूज़ देखे और देखने में आए, पढ़ने में आए कि वो कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी हैं वो एक लड़की हैं और लड़ सकती है, उनका नारा है, हम उनके बड़े भाई बन के उनका साथ देंगे। तो कभी उन्होंने अपने घर में नहीं देखा कि उनकी बहू जो कोर्ट के चक्कर काट रही है, जगह जगह जाके इंसाफ मांग रही है, कभी अपनी घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। वो सिर्फ एक तरीके से मुद्दा बना रहे हैं, लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं फिर से कि ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। तो समीर सिंह जी, क्या निदा खान जी को बरेली से लड़वाने का इरादा है? नहीं, देखिए आनंद जी, निदा खान जी अगर लोकतंत्र में कहीं से लड़ना चाहती हैं तो लड़े, लेकिन अभी जो लड़ाई लड़ रही हैं वो लड़ाई इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, गलत बयानी कर रहे थे। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिसके ऊपर आरोप है? 107 विधायकों को टिकट हमने दिया, एक भी आरोपी नहीं है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टिकट को देख लीजिए। तौकीर रजा जिस प्रकार का बयान देते हैं, जिस प्रकार की तकरीर करते हैं, देश तोड़ने की तकरीर करते हैं, देश में विध्वंस फैलाने की तकरीर करते हैं और अपने बहू को प्रताड़ित होने से नहीं बचा पा रहे हैं। और वो कांग्रेस के साथ मिलकर प्रियंका वाड्रा के साथ कांग्रेस के मंसूबे को सफल करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस भी तौकीर रजा की मानसिकता की है। कांग्रेस की भी नेता बटाला इनकाउंटर में आतंकवादियों के मरने पर रोती है। निदा खान जैसी लड़कियां आज लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी उन सब लड़कियों के साथ है, उन सब बहनों के साथ है जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो कांग्रेस प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपनी तरफ देखना चाहिए। तो समीर सिंह जी, क्या बीजेपी का ये तरीका है कि अब देखिए मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों के बीच में अब डिवाइड कर दिया जाए? अब मुस्लिम महिलाओं को वोट चाहिए बीजेपी को, मुस्लिम पुरुष करें या ना करें? नहीं, देखिए आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने सारी योजनाएं और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी, चाहे वो महिला मुस्लिम धर्म से आती हो, हिंदू धर्म से आती है। लेकिन कांग्रेस का चरित्र उजागर हो गया है आनंद जी। अभी इनकी पोस्टर गर्ल प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका कल ही बीजेपी ज्वाइन की है और उसने आरोप लगाया
कि प्रियंका वाड्रा का सचिव उनसे टिकट के लिए पैसा मांग रहा था और मेरा शोषण करना चाहता था। कल उसने भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर प्रियंका ने ज्वाइन किया और कांग्रेस प्रवक्ता देखिए वहां पर अगर प्रियंका मौर्य जी के साथ गलत बयानी हुई और गलत बर्ताव हुआ तो फिर उसकी वो उसकी तो निंदा होनी चाहिए, लेकिन आपने भी तो मौका, आप पर भी तो मौका परस्ती का आरोप हो सकता है कि आपने भी उस व्यक्ति को चुना ताकि आप कांग्रेस को दिखा सकें जो आपके पोस्टर में थी, आज हमारी पार्टी में है। लेकिन मैं अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले निदा खान का आरोप है कि उन्हें ससुराल में परेशान किया गया, 3 तलाक दे दिया गया, उनके साथ नाइंसाफी होती रही, लेकिन तौकीर रजा ने उनकी मदद नहीं की। निदा खान ने और क्या क्या आरोप लगाए, आइए सुनिए। मुझे लगता है योगी ही यूपी होगी, क्योंकि मुझे लगता है वहां महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है और साथ ही साथ देखा जाए तो उन्हें एक महिला सशक्तिकरण की तरफ मतलब प्रेरित किया जाता है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़। मेरी ये शिकायत है कि मेरा मतलब मेरी शादी उनके बड़े भाई के बेटे से हुई थी, सगे, तो उनके भतीजे ने मुझे घर से निकाल दिया था मारपीट करके। उसके बाद मैंने उसकी शिकायत भी करी, पूरे खानदान में बताया कि उसने मारपीट करके घर से निकाल दिया है, ये है वो है, और मेरा मिसकैरेज भी हुआ था। और मैं जब मेरा एमकॉम का फर्स्ट ईयर था, मैं एग्जाम देने गई तो एग्जामिनेशन सेंटर से भी ले आए और उसके बाद हमने रिपोर्ट वगैरह कराया। हमने इनसे बोला भी कई बार कि घर बिगाड़ना नहीं चाहते हम लोग, तो उन्होंने कहा कि आप लोग को जो करना है कर लीजिए और बाकी सब हम देख लेंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर अजीज खान, उत्तर प्रदेश के सियासी रण में अब सास वर्सेस बहू हो रहा है और ससुर वर्सेस बहू भी हो रहा है। आनंद जी, ऐसा है कि पहली बात तो इनका ये पारिवारिक लड़ाई है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और नो डाउट कि समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है, सामाजिक समरसता की बात करती है, भाई और बंधुत्व की बात करती है, आपस में तालमेल की बात करती है। लेकिन बीजेपी हमेशा नफरत फैलाने की बात करती है। वो तो परिवार को परिवार से लड़ा दे, ये कोई नई बात थोड़ी है। पता नहीं किसको किससे लड़ा दे, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ा दे, ये तो उसकी विचारधारा में उसकी सोच है। इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं। इतनी बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, पहले तो बीजेपी को यह बताना चाहिए कि जो कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया और इतना बड़ा उनके ऊपर आरोप लगा, 8 महीने तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुआ? पहला सवाल, क्यों दर्ज नहीं हुआ? जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तब एफआईआर दर्ज हुआ और आगे की कार्रवाई बड़ी माननीय योगी जी लगातार बचाते रहे। स्वामी चिन्मयानंद को देखें आप, क्या क्या आरोप लगे, लड़की खुल करके आई, उल्टा लड़की को जेल में भेज दिया, तमाम तरीके की चीजें रही और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बचाते रहे। आप देखिए ना, तमाम एक लंबी फहरिस्त है। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान अगर किया है तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने अपमान किया है। साड़ी तक खींची गई है। ये वोट का लालच है, ये शासन सत्ता का आप देखिए आपका निदा खान को 3 तलाक, निदा खान को जब 3 तलाक दिया गया, निदा खान को जब 3 तलाक दिया गया, नहीं अजीज खान जी, निदा खान को जब 3 तलाक दिया गया था, निदा खान को जब 3 तलाक देकर घर से बाहर कर दिया गया था, तब तौकीर रजा आप ही के साथ थे, आप ही की पार्टी के साथ थे। और ये ससुर बहू का करे जो पारिवारिक लड़ाई है, ये तो आपके यहाँ भी हो रहा है, या वहां पर भी एक बहू है जो हटकर जो रूठ के चली गई है, अब बीजेपी में जुड़ गई हैं। वो तो नहीं तो आप पारिवारिक लड़ाई की बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूं निदा खान जी को जब 3 तलाक दिया गया था तब तौकीर रजा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। 176 राइट्स पर कार्रवाई की बात जो वो कर रहे हैं, वो 2012 और 2017 के बीच में ही हुए थे, जो तौकीर रजा जिसकी वजह से आपको छोड़ के चले गए हैं। तो दोनों तरफ से सवाल आप पर भी तो उठते हैं कि निदा खान के लिए आपने क्या जस्टिस किया? अगर कोई अपराधी है, मेरी बात सुन लीजिए जी, अगर कोई अपराधी है और किसी ने अपराध किया और महिलाओं के अजमत से खिलवाड़ किया है और उसके सम्मान से खिलवाड़ किया है, उसको गिरफ्तार करिए। 5 साल कहां थे आप? सोए हुए थे क्या? 5 साल आपकी सरकार थी और महिलाओं के अधिकार की लड़ाई आप लड़ रहे थे। आप कहते साहब महिलाएं मेरे लिए सब कुछ है। एक तरफ महिलाओं का चीरण होता है, दूसरी तरफ आप सम्मान की बात करते हैं। इंस्टेंट 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक के खिलाफ कानून भी, इंस्टेंट 3 तलाक के खिलाफ कानून भी 2017 के बाद ही इसी सरकार के अंडर आया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपकी सरकार थी आपने क्या न्याय किया? आपने नहीं किया। आप पूछिए बीजेपी से सवाल, लेकिन कब क्या
क्या होता है कि जब आप दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं तो भाई कभी कभार अपना दामन भी साफ नहीं होता, अपने दामन पे भी कुछ छींटे गिर जाती है। ये देखने की जरूरत होती है। अजीज खान जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या महिलाएं 4-5 बजे के बाद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में घर से अपने आप बेखौफ निकल सकती थी? क्या ये हो सकता था? जो उत्तर प्रदेश में जो महिला, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाईवे पर किन महिलाओं की गाड़ी, किनकी गाड़ियों पर, नहीं, हाईवे पर, उत्तर प्रदेश के हाईवे पर रात को 7 बजे के बाद कोई भी गाड़ी, कोई भी परिवार गाड़ी लेकर जाने में कब डरता था, कब तरसता था, ये सवाल भी है। निदा खान को आपने क्या क्या जस्टिस दिलाया, ये सवाल भी है। तौकीर रजा की क्या आपने मजम्मत की, ये सवाल भी है। लेकिन आपने बीजेपी से जो सवाल पूछे उसका जवाब समीर सिंह दे दे। समीर सिंह, मैं खुलेआम नेशनल चैनल पर देखिए आनंद जी, नहीं, अभी तो आप तब कह रहे हैं जब तौकीर रजा आपकी पार्टी छोड़ के गए। जी समीर सिंह, नहीं, आप पर काफी सारे, देखिए अजीज, समाजवादी पार्टी ने आप पर भी आरोप लगाए हैं कि आप भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। आपकी पार्टी ने भी बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को संरक्षण दिया, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया। समीर सिंह जवाब दें। नहीं, देखिए, एक भी आदमी नहीं बता सकते कि हमने किसी को बचाने का प्रयास किया और किसी को संरक्षण देने का प्रयास किया, ये तो झूठ है। समाजवादी पार्टी का चेहरा गायत्री प्रजापति है, जो बलात्कार में आजीवन कारावास की सजा झेल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर मंत्री थे और समाजवादी पार्टी के एटीएम बैंक थे। जब चाहते थे समाजवादी पार्टी के लोग उससे पैसे निकालते थे, खनन के माफिया थे। रही बात दूसरी, निदा खान ने, समीर सिंह जी का लिंक हमसे टूट गया। ये टेक्नोलॉजी के कुछ चैलेंजेस हैं, उनसे फिर जुड़ेंगे, बात पूरी करेंगे समीर सिंह। उससे पहले आपको बता दें कि जिस मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, उनकी बहू का समर्थन ना कांग्रेस को है ना मौलाना को है, बल्कि वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मुरीद हैं और 3 तलाक कानून के लिए वो बीजेपी सरकार को धन्यवाद करती हैं। उनका कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई, मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसले लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है योगी ही यूपी होगी, क्योंकि मुझे लगता है वहां महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है और साथ ही साथ देखा जाए तो उन्हें एक महिला सशक्तिकरण की तरफ मतलब प्रेरित किया जाता है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़िए। जैसे हम देख सकते हैं कि 3 तलाक का कानून जो बना था, लोगों ने उसका काफी मतलब बातें बनाई, लेकिन देखा जाए जो जमीनी हकीकत है कि बहुत सारी महिलाओं का घर टूटने से बच गया है। और मुझे लगता है ये सब इसलिए ही हुआ क्योंकि भाजपा की सरकार थी। और रही, चलिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रियंका वाड्रा का बयान। क्या आपको कोई और चेहरा दिख रहा है? सीएम चेहरे पर प्रियंका वाड्रा का बयान है कि क्या आपको कोई और चेहरा दिख रहा है? कांग्रेस पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए आज अपना युवा घोषणा पत्र जारी किया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए यूपी में 20 लाख रोजगार का वादा किया है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस समान सोच वाली पार्टियों से गठबंधन कर सकती है। यूपी में मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर प्रियंका वाड्रा ने कहा कि यूपी में सिर्फ मेरा ही चेहरा है। आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा जी। डॉक्टर अजीज खान, प्रियंका वाड्रा जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा स्वयं प्रियंका वाड्रा हैं। देखिए आनंद जी, प्रियंका जी के इस बात में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि वो महिला है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल टूर पर है। और जब चुनाव के 6 महीने पहले जब कोई भी शख्स पॉलिटिकल टूर पर होता है, देखिए चुनाव लड़ने के लिए और जनता के हित की बात करने के लिए 5 साल संघर्ष करना पड़ता है। बीजेपी ने जिस तरीके से शोषण किया, जिस तरीके से यहां की जनता को प्रताड़ित किया, इसके खिलाफ तमाम तरीके की चीजें रही जनता के खिलाफ, उसके खिलाफ मुखर होकर कौन लड़ा? समाजवादी पार्टी लड़ा। और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता जेल गए, लगातार जनता की आवाज उठाते रहे। तो देखिए उस वक्त से लगातार समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है। भाई प्रियंका जी 6 महीने से आई हैं, अगर वाकई में इनको चेहरा बनना था
तो मैं इनका स्वागत करता। कम से कम 5 साल जो है वो जनता के बीच रह करके जनता की समस्याओं को और उनके सुख दुख को इनको देखना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं किया। मुझे इस बात का अफसोस है। और प्रियंका जी जितनी मेहनत उत्तर प्रदेश में कर रही है, अगर ये पंजाब में करे तो इनकी सरकार बन जाएगी। यहाँ कुछ हाथ नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ एक तरफा खेल चल रहा है। यहाँ तो सीधा सीधा हर शख्स जो है माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है, क्योंकि एक जन सैलाब आप देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं आनंद भाई। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को साइकिल पर बैठाकर जो गलती की थी 2017 में अब कभी नहीं दोहराएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि समान सोच वाली पार्टियों के साथ आगे जाकर गठबंधन जरूर करते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका वाड्रा स्वयं है। समीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं, बताइए समीर सिंह जी। तो चुनावी रण में उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा मैं हूं। अब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव करहल से लड़ रहे हैं मैनपुरी, प्रियंका वाड्रा का चुनाव लड़ेंगी? देखिए, ये तो प्रियंका वाड्रा को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहिए था कि वो कहां लड़ेंगे, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी की बौखलाहट देख रहा हूं। अजीज खान साहब, जो कल तक पंजे के अंदर साइकिल थी, आज वो साइकिल पंजे से नफरत कर रही है। 2017 का चुनाव इन लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ा था, 2019 में इन्होंने बसपा के साथ मिलकर लड़ा था, और फिर बसपा की इन्होंने शिकायत की और कहा कि साहब बसपा का वोट हमारे साथ ट्रांसफर नहीं हुआ। कभी इनको जिन्ना अच्छे लगते हैं, इनको निदा खान खराब लगती हैं, इनको तौकीर रजा अच्छे लगते हैं इस नाते कि वो देश तोड़ने की बात करते हैं, और उनको ये कहते हैं कि इनके परिवार कमा। 3 तलाक का कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लाखों महिलाओं को 3 तलाक से जी, वो तो तीन तलाक से लाखों महिलाओं को लाभ हुआ। तो क्या आप अब ये उपेक्षा कर रहे हैं या पे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वो लाभ आपको वोट में भी मिले? ये देखना पड़ेगा कि वो होता है कि नहीं। लेकिन मैं प्रियंका वाड्रा पर सलमान निजामी जी से जानना चाहूंगा। देखिए, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से मैं ही हूं, आपको नहीं लगता उन्हें चुनाव ही लड़ लेना चाहिए? जी बिल्कुल, वो हाईकमांड फैसला करेगी। प्रियंका गांधी जी, अभी यहाँ एक साथी बोल रहे थे, प्रियंका गांधी जी ने दिल्ली से लेकर चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, हर सड़क पे वो खुद बैठी पूरे संगठन के साथ और मजबूती से लड़ाई लड़ी पूरे देश के लोगों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए। उस वक्त अखिलेश यादव कहीं भी नहीं थे, ये तो अब आए हैं पिक्चर में। और जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री की बात करें, जब मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश की योगी जी, उन्होंने 2,500 केस अपने से जो है खारिज कर दिए थे। 2,500 केस के खिलाफ थे। और नहीं, देखिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए वो लड़ रही हैं, ये आप कह सकते हैं, लेकिन पूरे देश की महिलाओं के लिए अगर वो लड़ रहे, अगर वो सच में लड़ रही होती तो फिर वो जरूर अलवर पहुंच गई होती, फिर उन्होंने जरूर अशोक गहलोत को फटकार लगाई होती। जिस तरह से उस 19 वर्षीय का केस को हैंडल किया गया है, जिसके साथ जिसको जहां पर पुलिस ये भी कहने को तैयार है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, कोई दबाने को तैयार है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में महिलाएं नहीं लड़ सकती, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। ये कई सारी बातें हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा जी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा है कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो क्या उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू बना रहेगा। अरविंद केजरीवाल के आग्रह के बावजूद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का निर्देश कि वीकेंड कर्फ्यू नहीं हटाया जाएगा जब तक कि कोविड के आंकड़े काबू में नहीं आते। दिल्ली में निजी दफ्तर पर 50% क्षमता के कंडीशन बने रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में बना रहेगा। निजी दफ्तर की क्षमता 50% ही खुलेंगे। दुकानों के लिए ऑड इवन लागू रहेगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू बना रहेगा, बावजूद इसके कि कई सारे संगठन, कई सारी हलकों से ये आग्रह था कि वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया जाए, स्कूल्स को खोल दिया जाए, सभी दफ्तरों को सक्रिय होकर काम करने का अवसर दिया जाए। लेकिन इस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया गया है कि वीकेंड कर्फ्यू अब भी जारी रहेगा जब तक कि दिल्ली में कोविड के केसेस के आंकड़े काबू में नहीं आ जाते। प्रियंका कांडपाल जुड़ रही हैं डिटेल्स के साथ। अरविंद केजरीवाल का ये प्रस्ताव था कि कर्फ्यूज हटा दिए जाएं, प्रतिबंधों को कम कर दिया जाए, लेकिन अनिल बैजल का ये फैसला कि जब तक केसेस कम नहीं होते तब तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी दिल्ली में कोरोना मामलों में, पॉजिटिविटी दर भी कम हो रही थी, तो ऐसे में ये प्रपोजल भेजा गया था सीएम की तरफ से, जिसको लेकर बाद में डिप्यूटी सीएम ने एक पीसी बकायदा की और कहा ये प्रपोजल भेजा गया है कि अब वीकेंड कर्फ्यू हो, ऑड इवन हो, या जो प्राइवेट ऑफिसर्स को 100% वर्क फ्रॉम होम दिया गया था, इनको हटाने का समय आ गया है। तो एलजी हाउस की तरफ से कंफर्मेशन आई है कि प्राइवेट जो ऑफिसर्स हैं वो 50% कैपेसिटी में काम कर सकते हैं, लेकिन अभी बाकी रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए, चाहे वो वीकेंड कर्फ्यू हो, ऑड इवन सिस्टम हो, उसके लिए इंतजार करना होगा। और जब दिल्ली में बेहतर स्थिति में कोरोना होगा तो उसके बाद उस पर सोचा जा सकता है। फिलहाल के लिए 50% कैपेसिटी में प्राइवेट ऑफिसर्स के जो लोग हैं वो आ जा सकेंगे, यानी कि आधे मामले को एलजी हाउस की तरफ से माना गया है, लेकिन आधे को छोड़ा गया है कि जब स्थिति और बेहतर होगी तो उस पर डिसीजन लिया जा सकेगा। प्रियंका, धन्यवाद अपडेट के लिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित होगी, इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी। देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है, ऐसे वक्त में ग्रेनाइट से बनी भव्य मूर्ति इंडिया गेट पर स्थापित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो जब तक ग्रेनाइट की मूर्ति बनकर वहां नहीं लग जाती तब तक ये होलोग्राम मूर्ति वहीं पर लगी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट में लिखा कि जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। मैं नेताजी की जयंती 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। अब ये फैसला और ये घोषणा तब जब विपक्ष बहुत सारे सवाल और बवाल खड़ा कर रहा था इस बात पर कि अमर जवान ज्योति का आज विलय हो जाएगा, उसको वहां से इंडिया गेट से हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में जो अमर जवान ज्योति है उसके साथ उसको मर्ज कर दिया जाएगा, उसका विलय हो जाएगा। और वहां पर जहां देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे सिपाहियों का सही मायने में वहां जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, अमर जवान ज्योति अब से वहां जलेगी। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, तो एक साथ दो शिकार कर दिए सरकार ने, ये कहा जाए कि जहां अमर जवान ज्योति के हटाए जाने पर जिस तरह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही थी वहां, और दूसरी बात कि देश के पराक्रमी को उनकी सही जगह दी गई है, और वो भी आज़ादी के 75वें साल में। आनंद, देखिए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वॉर मेमोरियल को लेकर लगातार जो है यहाँ पे कयास लगाया जाती कब बनेगा। 2019 में जो है वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल बनके तैयार हो गया, और उसके बाद से जो वहाँ पे सारी की सारी जो सेरेमनी जो है वो वहाँ होने लगी थी। ये अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट है, इंडिया गेट के नीचे आज जो ये आप देख सकते हैं कि जितने भी सेरेमोनियल के लिए खड़े हैं, ये आज शाम 3:30 बजे जिस वक्त यहाँ से अमर जवान ज्योति की लौ को वो पीछे, इसी के जस्ट पीछे जो वॉर मेमोरियल है उसमें सम्मिलित किया जाएगा, उसमें मिला दिया जाएगा। उससे पहले की ये ड्रिल है। और चूंकि अगर हम लोग सही मायने में बात करें तो इंडिया गेट में जितने भी शहीद लोग के नाम लिखे हुए हैं उसमें वर्ल्ड वॉर 1 और अफगान वॉर के जो है लोग शामिल हैं, जो कि अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे, उनके अलाई पार्टनर्स थे, उनके नाम यहाँ पे गुदे हुए हैं। ऐसे में चूंकि तब तक हमारे पास कोई भी ऐसा वॉर मेमोरियल नहीं था, तो 1971 की जंग को ध्यान में रखते हुए, उसमें शहादतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है उस वक्त के सरकार ने अमर जवान ज्योति की स्थापना की थी। लेकिन जब अब पूरी तरीके से एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनकर तैयार हो गया है, तो ऐसे में जो उनको जो ट्रिब्यूट देना है, उनको उनकी सही जगह पर जो है ट्रिब्यूट जो है वो अब दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे सिर्फ फ्लेम जो है वो वहाँ से जो है वहाँ सम्मिलित की जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो इंडिया गेट के जो ये कैनोपी, इसके नीचे जो एक हेलमेट और जो राइफल लगी हुई है वो इसी तरीके से लगी रहेगी। और आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त जो है ड्रिल चल रही है, और इस ड्रिल में जो है अभी सल्यूट दिया जा रहा है।
मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ हैं, पर संदीप बोल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नेताजी की मूर्ति कहां लगेगी। जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को दिखाएं कि क्या अमर जवान ज्योति के पीछे वो जो दिख रहा है वहीं पर क्या नेताजी की प्रतिमा लगेगी। बीजेपी से अमित मालवीय हमारे साथ हैं। अमित मालवीय जी नमस्ते। ये बहुत ही शुभ समाचार है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति उनकी 125वीं वर्षगांठ पर यहां लगेगी इंडिया गेट पे। मूर्ति लगेगी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के जीवन, उनका देश के प्रति जो समर्पण था और देश के आजादी में उनकी जो भूमिका रही, इस सारी चीजों को जिस प्रकार से लोगों के सामने रखने का काम किया है वो अपने में अभूतपूर्व है। कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी को खत्म कर दिया था। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जहां से सुभाष चंद्र बोस आते हैं वहां पर उनका नामो निशान खत्म कर दिया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी फाइल्स को डीक्लासिफाई किया, उसके बाद उनके कामों को देश के सामने रखने का जो प्रयास किया। 23 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में जोड़ने का जो निर्णय लिया है, जिसकी वजह से हर साल अब सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के साथ मनाया जाएगा। और अब इस प्रतिमा को इंडिया गेट के बगल में, हिंदुस्तान के दिल में लगाने का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सदा सदा के लिए हिंदुस्तान की जहन में रहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में रहेंगे। इससे पहले जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे और गैर कांग्रेसी सरकारें रही हो, उन्होंने नेताजी की जीवन के लिए, उनकी लेगेसी के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार, कांग्रेस की सरकार और अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार, जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी को संवारने के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में एक आदमी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की दिशा बदल रहे हैं और देश के जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनको उनका सम्मान देने का काम कर रहे हैं। जी अमित जी, देखिए नेताजी के साथ, नेताजी पर जो भी उनको सेलिब्रेट करे, जो भी उनको याद करे और उनके स्मरण के चिन्ह बनाए, उनको साधुवाद, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन आप ये भी मानेंगे कि इस ऐलान के साथ साथ अमर जवान ज्योति पर जो कंट्रोवर्सी बन रही थी, आपने उसको भी खत्म कर दिया। देखिए, अमर जवान ज्योति पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। बहुत दुखद है कि जो इंडिया गेट है, जिस पर अंग्रेजों के लिए जो लोग वर्ल्ड वॉर 1 में और अफगान वॉर में लड़े, उनके नाम लिखे गए हैं। हिंदुस्तान में 1947 के बाद में 1971 तक हमारे पास कोई मेमोरियल नाम की चीज ही नहीं थी। 1971 में जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ, उसके तुरंत बाद 1972 में ये अमर जवान ज्योति एक छोटा सा एक प्रयास वहां पर किया और एक ज्योति जला के छोड़ दी। 1947 के बाद कई युद्ध हुए, 5 लड़ाइयां लड़ी गई, उनका कोई जिक्र नहीं। उसमें जो लोग मारे गए, उनकी शहादत को किसी ने भी कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। 1971 के बाद भी कई लड़ाइयां हुई जिसमें भी लोग मारे गए, उनको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद पहली बार एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। उस नेशनल वॉर मेमोरियल में आजादी के बाद जितने भी हमारे सैनिक अलग अलग लड़ाइयों में मारे गए, उनके नाम लिखे, उनके ओहदे लिखे, उनके कंट्रीब्यूशन का जिक्र हुआ और वहां पर एक फ्लेम चलाई गई। ये जो फ्लेम है, जो अमर ज्योति जवान फ्लेम है, उसको यहाँ से उठाकर उस फ्लेम में सिर्फ मर्ज किया जा रहा है, ताकि आजादी के बाद जिन लोगों ने देश के शहादत दी, उनका पूरा सम्मान हो सके। मुझे बताइए, इसमें क्या खराब हो सकता है या क्या अनुचित हो सकता है? लेकिन आरोप ये लग रहा था कि आप इस जो अमर जवान ज्योति को बुझा रहे हैं, जो 71 से वहां जल रही थी इंडिया गेट पर। लेकिन मैं जाते जाते, मेरे पास समय कम है, मैं अमित जी एक और आपसे पूछना चाहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस ने भी बंगाल में नेताजी के फाइल्स डिक्लासिफाई किए। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के लिए वो नेताजी की ही झांकी की एंट्री उन्होंने दी थी। तो आप पर यह आरोप लग सकता है कि भाई आप भी जानबूझकर नेताजी को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, कि कोई और उन पर क्लेम ना करे, आप उनको अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले से है।
तो क्या वो इंतजार कर रहे थे कि जब नरेंद्र मोदी जी आकर सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ करेंगे तब वो इस प्रकार के निर्णय लेंगे? और आज भी सीपीडब्ल्यूडी की जो झांकी निकलेगी उसमें सुभाष चंद्र बोस और उनके जन्म का पूरा विवरण होगा जी। फाइल्स डीक्लासिफाई करने का जो विषय है वो केंद्र की सरकार का विषय है। ममता बनर्जी केंद्र में कई बार मंत्री रही हैं, उन्होंने उस दौरान में फाइल्स डीक्लासिफाई करने के लिए सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनाया? तो टीएमसी लीपापोती कर रही है। ममता बनर्जी राजनीति के चलते इस प्रकार के बेतुके बयान देती रहती हैं, उनके बयान का कोई औचित्य नहीं है। बंगाल में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की लेगेसी को खत्म करने के लिए हर प्रयास किया है, उन्होंने उनकी एग्जिस्टेंस को भी डिनाई किया है। जी, अमित मालवीय जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं। आपसे थोड़ी देर में ही अमर जवान ज्योति को पूरे सम्मान के साथ वहाँ इंडिया गेट से उठाकर वहाँ वॉर मेमोरियल जो पास में ही है वहाँ जल रही ज्योति के साथ उसका विलय होगा। मेजर जनरल के सिन्हा, आप बताइए, क्या ये सही है या गलत है? क्या ये देश के लिए अपने प्राण त्यागने वाले अमर जवान उनका इंसल्ट है, अपमान है? देखिए आनंद जी, ये तो सबसे जो कहते हैं कि एप्रोप्रिएट जो कर्म है वो है कि ये आप मर्ज हो रहा है उस जगह पे जहां आपने वॉर मेमोरियल बनाया है। देखिए, ये तो हो जाना चाहिए था 2000 फरवरी 2019 के साथ, क्यों नहीं हुआ उसमें मैं नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर में 2 ज्योतियों का जलना, ये और उसमें एक केवल 71 के जहां पर नाम भी अंकित नहीं है। वो देखिए, जो आप इंडिया गेट देखते हैं वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक, और उसमें खास करके केवल ब्रिटिशर्स के नाम है, और थर्ड एंग्लो वॉर जो 1919 एंग्लो अफगान वॉर हुई है उसके नाम अंकित है, इसके अलावा कोई नाम अंकित करने नहीं दिया गया। देखिए, फौज तो लड़ती रही कि किसी जगह को आप वॉर 30 साल लड़ाई लड़ी है। और आनंद जी, मैं जब एडीजी इन्फेंट्री था तो ये फाइलें हमने देखी हैं किस तरह से इसको दरकिनार करके, और इसको नहीं करने दिया। ठीक है, उससे आपने 400 मीटर दूर पे हमें बनाए जो हम वॉर मेमोरियल, पर वहां पर सबके नाम इंकित हैं जो उन्होंने 1947 से लड़ाइयां लड़ी हैं, और 71 के, क्योंकि 71 में भी जो हमारे जो उन्होंने अपनी बलिदानी दी उनके नाम अंकित नहीं किए गए हैं यहाँ पर। तो अमर जवान ज्योति का जलना 2 जगहों में मेरे हिसाब तो अनुचित था जी। ये जो बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए जितने पीवीसी हैं उनके सख्त लगे हुए हैं वहां पर, जितने लोगों ने शहादत दी है, जो हमने कारगिल वॉर लड़ी, मैं वहां जाता हूं और हमारे जवानों ने बहुत बड़ी तादाद में मेरे नीचे शहादत दी, उनके नाम, उनकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। उसको आप वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिकली आप जब बटन दबाएंगे तो पूरा का पूरा नाम आता है जी। आज जितने डेलीगेशंस आती हैं, बाहर की हो या देश की हो, वो 2 जगह बटेगी कैसे? आप सारे वॉर मेमोरियल में जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ। और देखिए, उससे भी बढ़ करके जब आप इसको देखिए, जब आज अनाउंसमेंट होता है कि सुभाष चंद्र बोस जो इंडियन आईएनए था, वो हम उससे प्रेरणा लेते हैं ना आनंद जी। जब मैंने ज्वाइन किया नेशनल डिफेंस एकेडमी तो मेरी प्रेरणा सुभाष चंद्र बोस से थी, और उनका जो बस्ट आता है, और उसी जगह में आपको पता होना चाहिए पहले जो किंग जॉर्ज प्रथम होते थे उनका मूर्ति हुआ करता था जी। उसको हटाया गया तो बहुत बड़ी बात है, और उस जगह में उस सेनानी का, उस विचारक का, उस स्ट्रेटेजिस्ट का नाम आ रहा है जो ब्रिटिश राज के दौरान गुलामी के दिन एक इतनी बड़ी सेना का गठन कर दिया जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों थी जी। उस स्ट्रेटेजिस्ट का जब आता है तो हमारा तो सीना गर्व से चढ़ा हो जाता है, और इसको आप मर्ज कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात जी। मेजर जनरल के सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। इस देश के एक बहुत ही महान पराक्रमी को उनकी सही जगह अब शायद मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद। कुछ तो बात है हस्ती में कि मिटता नहीं निशान, वो सलाम करते हैं भारत को, उन्हें सलाम करता है हिंदुस्तान। अखाड़ा में बस आज इतना ही। नमस्ते।